हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास पढ़ रहे हैं। एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप एज अ इंट्रोडक्शन भी ले सकते हो। और उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं प्राचीन काल की, मतलब आधुनिक भारत जैसे स्टार्ट होता है, जैसे अंग्रेज आए उन्होंने कौन कौन से नए जो संस्था है या इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना की, कौन कौन से कॉलेज की स्थापना की, वो सब आपको पढ़ना ही है। तो वो हमने किया है। आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण आयोग हुए हैं, जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आयोग हैं, जैसे सैडलर आयोग हो गया, यूनिवर्सल वाला यूनिवर्सिटी किस कमीशन के द्वारा बनाया गया, ये सबको पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। वुड घोषणा पत्र से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपने को पढ़ना है हंटर आयोग। ये कमीशन है, ये कमीशन कुछ रिकमेंडेशन देगा, सुझाव देगा एजुकेशन से रिलेटेड। उस भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पढ़ना है, कर्जन की शिक्षा नीति क्या थी, ठीक है, इसी अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय बने, उसमें क्या क्या चीजों को डाला गया, ये सब अपने को पढ़ना है। अभी ये सब हम देखेंगे। ओके, ये सब सैडलर आयोग पढ़ना है। ठीक, हार्टोग जो समिति है, कमीशन है, इसको भी देखना है। और ये टेस्ट वाला है, टेस्ट वाला तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आप लोग को। टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 26 मई से 17 जुलाई तक रहेगा। 10 सेक्शनल टेस्ट है, 500 रुपीज फीस है, बट पहले 100 स्टूडेंट की 300 फीस रहेगा। ये पेपर 1 के लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। सो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वुड घोषणा पत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट होना है आपके एग्जाम के लिए। ये इसको ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा समझिए। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा सीधे सीधे प्रश्न बनता है, कौन सा है? वुड घोषणा पत्र है। याद रखिएगा, वुड घोषणा पत्र ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। इसे 1854 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पढ़ते हैं इसको। शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सर चार्ल्स वुड ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा, मतलब भारत में शिक्षा की नीति की विस्तृत योजना बनाई, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। इसकी सिफारिशें निम्नलिखित है। ये जो सिफारिश है, रिकमेंडेशन है, वो हम देखते हैं। पहला रिकमेंडेशन इस घोषणा पत्र का था, जन साधारण की शिक्षा का दायित्व तो सरकार द्वारा वहन किया जाए। जो भी लोग हैं, भारत के जो भी नागरिक है, उनको शिक्षा देने का दायित्व जो भी है वो किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है। अब सरकार कौन थी उस समय? ब्रिटिशर्स थे। सरकार कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो शिक्षा का दायित्व मतलब जो भी फाइनेंशियल और जिस तरह से भी आपको मदद करनी है, वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। ये कहा गया, क्योंकि उस समय कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो एजुकेशन पे ध्यान दे ही नहीं रही थी। तो इनिशियली ध्यान किसके द्वारा देना को कहा गया? रिकमेंडेशन दिया गया गवर्नमेंट को। दूसरा, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। ओके, पाश्चात्य शिक्षा भी हो, उसमें कला भी हो, दर्शन भी हो, विज्ञान और साहित्य सबका प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। इंपॉर्टेंट है भाई। अभी चल रहा था ना, इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि लड़ाई चल रही है आंग्ल वर्सेस प्राचीन वाले बोल रहे हैं कि हिंदी संस्कृत में सिखाया जाए, आंग्ल वाले बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में हो। ठीक, लेकिन फाइनली बोला गया कि उच्च शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा है उसका मीडियम तो अंग्रेजी हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी में शिक्षा दे रहे हो तो देसी जो भाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे। उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, उसको भी प्रोत्साहित देना है। देसी भाषाई देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए और उनके ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषाई हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज की स्थापना की जाए। बोला गया कि जो प्राइमरी स्कूल्स होंगे, प्राथमिक शालाएं हैं, जो भी प्राइमरी स्कूल्स होंगे, प्राइमरी स्कूल का लैंग्वेज हो देशी भाषा, जो भी रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई हो प्राइमरी स्कूल्स में। लेकिन उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो? अंग्रेजी। ये आपको याद रखना है। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। अब देखो, अब अध्यापक जो होंगे, जो स्कूल में पढ़ाएंगे, उन अध्यापक को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो उनकी प्रशिक्षण के लिए हमको कुछ इंस्टीट्यूशंस बनानी चाहिए।
और इन इंस्टीट्यूशन को का रिकमेंडेशन कहां से आया है? 1854 के वुड घोषणा पत्र से। इन्हीं इंस्टीट्यूशन को आज हम क्या बोलते हैं? बीएड कॉलेज, डीएलएड कॉलेज, ठीक है, इस तरह से जाना जाता है। बीएड कॉलेज, डीएलएड कॉलेज। बीएड कॉलेज में क्या होता है? अध्यापक जो होते हैं, जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं, उनको ही तो क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। और तरह तरह के इंस्टीट्यूट और भी होते हैं, जैसे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं वो तो बीएड कॉलेज, वो तो ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं ना, लेकिन उनकी भी प्रशिक्षण होती रहती है, लाइक एससीईआरटी में होते रहता है। इसका फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट करना। एनसीईआरटी में होते रहता है, ठीक है। फुल फॉर्म पता है तो कमेंट करके बताइए। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये ठीक है, ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशन है, यहां पर क्या किया जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। और महिला बेथुन जो थे, बेथुन के प्रयत्नों द्वारा महिला पाठशालाओं की स्थापना भी की गई। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन, यहां से ही निजी प्रयासों, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो निजी, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट कंपनीज है, उनके प्रोत्साहन हेतु अनुदान सहायता, मतलब वहां से हम क्या लेंगे? अनुदान लेंगे शिक्षा को प्रभावी रूप से चलाने के लिए। ये ऐसा योजना बनाया गया। ओके। कंपनी के प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, ये रिकमेंडेशन आया, इसको भी याद रखना है आपको। कंपनी के जितने प्रांत थे, ठीक है, जैसे ब्रिटिश के करीब 12-13 प्रांत थे, उन सभी प्रांतों में अलग अलग लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, जो प्रांत की शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करे और उसी संबंध में सरकार को प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 यूनिवर्सिटी भी स्थापित करने की योजना बनाया गया और 1857 में ये विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ भी गए, ठीक है। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही, मतलब उसके बेसिस पे ही, वैसा ही जैसे लंदन में है वैसा ही कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय बनाया गया। इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन। वुड शिक्षा सुझावों के तहत 1855 में एक पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, ये भी याद रखना है आपको। एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्थापना भी किया गया। प्रांतों में शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति की गई। आगामी वर्ष में इन्हीं सुझावों के आधार पर कार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप भारत की शिक्षा का ढांचा पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के आधार पर विकसित हुआ और प्राचीन शिक्षा पद्धति नष्ट होती चली गई। ओके, आगे बढ़े। अब आता है हंटर कमीशन 1882-83 में। सरकार ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति व प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु एक आयोग बनाया। कि शिक्षा, हमने वुड डिस्पैच ले आया, अब वुड डिस्पैच के बाद 1882 में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया हंटर आयोग। अब इस आयोग से क्या उम्मीद थी? कि अभी भारत में शिक्षा किस स्तर पर पहुंचा है, उसको हम मूल्यांकन करेंगे। शिक्षा का स्तर कितना है, इसका मूल्यांकन करने के लिए एक नया कमेटी बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया। यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक सुझाव हेतु गठित किया गया था। अब इस आयोग का मेन उद्देश्य था प्राइमरी और मिडिल के एजुकेशन के लिए। ओके, ये याद रखिएगा। इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और लगभग 200 प्रस्ताव पारित किए, सभी प्रांतों का। अब आयोग के कुछ प्रमुख जो सुझाव है, रिकमेंडेशन है, वो देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए तथा इसे नव संस्थापित नगर और जिला बोर्डों को सौंप दिया जाना चाहिए। ये पहला इसका रिकमेंडेशन है। महिलाओं की मौजूदा शिक्षा की सुविधा में बढ़ोतरी की जाए। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम साहित्य एवं व्यवहारिक, व्यावसायिक और एवं व्यापारिक जीवन के लिए पाठ्यक्रम में विभाजित हो। निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि एक अकेला सरकार सारे तरफ स्कूल और कॉलेजों का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है, इनको बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनी को आना चाहिए, इस तरह से इसने रिकमेंड किया। फिर उसके बाद आता है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ये याद रखना, ये कर्जन की शिक्षा नीति है। 1901 में कर्जन ने शिमला में भारत के उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग
का गठन किया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? टॉमस रैले। पहले तो ये भी याद रखिए। इस आयोग की सिफारिशें विश्वविद्यालय की स्थिति एवं उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव देना, तो आपके लिए बहुत काम का है सेट और नेट में, यहां से प्रश्न बन सकता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित थी। अब देखो ये सिफारिशें थोड़ा बहुत याद रख लेना, जो काम का चीज है वो इसमें लिखा हुआ है। पहला है कि देखो विश्वविद्यालय के उप सदस्यों, जिसको फेलोज बोलते हैं, की संख्या 50 से कम तथा 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। 50 से कम नहीं होना चाहिए, 100 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। आपको 50 से 100 के बीच मेंटेन करना है, जिनका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। उप सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होनी चाहिए, ये पहला रिकमेंडेशन है। सेकंड है विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा शोध के लिए प्रोफेसर व व्याख्याताओं की नियुक्ति करनी चाहिए। अब कॉलेज में अब प्रोफेसर ही नहीं होंगे, लेक्चरर ही नहीं होंगे, तो पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? सरकार को विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार दिया गया। आगे देखें, सरकार को यह अधिकार था कि वह सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में परिवर्तन कर सकती है। सीनेट कौन? जो लंदन में बैठी हुई है, नियमों परिवर्तन कर सकती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर इस संबंध में नए नियम भी बना सकती थी। जो भी सरकार, जैसे सीनेट ने कुछ रूल बनाया, उसको गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट मतलब भारत की जो कंपनी सरकार है, वो क्या कर सकती थी? परिवर्तन कर सकती थी। इस अधिनियम द्वारा अशासकीय कॉलेजों, प्राइवेट कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया। अब जो प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हुए होंगे उस पर भी क्या कर दिया गया? सरकार का नियंत्रण कठोर हो गया। कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंध कराने का अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया। इस अधिनियम में विश्वविद्यालयों के उत्थान हेतु 5 वर्ष के लिए 5 लाख प्रति वर्ष की दर से राशि स्वीकृत की गई। इसके पश्चात सरकारी अनुदान सरकारी नीति की एक नियमित विशेषता बन गई। ओके, मतलब गवर्नमेंट ने 5 सालों के लिए 5 लाख ईच ईयर, मतलब 5 पंचे 25 लाख क्या दिया गया? सरकार ने अनुदान दिया, ताकि जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उनका अच्छे से क्या हो? एस्टेब्लिशमेंट हो पाए। राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की तीव्र आलोचना की। अब ये आपको नहीं पढ़ना है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है सैडलर आयोग। 1917 में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया गया। आयोग के 2 अन्य भारतीय सदस्य थे, आशुतोष मुखर्जी व डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये 2 याद रखिए। सैडलर आयोग के अध्यक्ष का नाम था माइकल सैडलर, उनके नाम पे ही आयोग का नाम है। और 2 भारतीय सदस्य थे इस आयोग में, आशुतोष मुखर्जी व डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरी शिक्षा पर भी अपना मत प्रकट किया। अब सैडलर आयोग ने ही जो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था ना, उसकी कड़ी आलोचना करते हुए निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की। अब पहली सिफारिश है, स्कूलों की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। हाई स्कूल की परीक्षा के पश्चात विद्यार्थी 2 वर्ष तक इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करेगा। जैसे आता है ना, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नए नए नियम आए हैं 2020 के, वैसे इसके भी कुछ कुछ नियम आए कि स्कूल शिक्षा कम से कम 12 वर्ष का हो, हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद 2 वर्ष का इंटरमीडिएट हो। इस शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल बोर्ड व इंटरमीडिएट बोर्ड की स्थापना की जाए। बोर्ड हो, जो भी डिग्री कोर्स है अधिकतम 3 वर्ष की हो। बीए साधारण, जिसको हम बोलते हैं ना, बीए प्लेन बीए इसको बोलते हैं। पाठ्यक्रम ऑनर्स पाठ्यक्रम अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, 2 तरह के बीए होते हैं, आपको पता है, एक होता है प्लेन बीए और एक होता है ऑनर्स वाला बीए। ठीक है, तो इनका पाठ्यक्रम अलग अलग होना चाहिए। विश्वविद्यालय के नियमों के बनाने में कठोरता नहीं होनी चाहिए। ये जो ऑनर्स और प्लेन का कंसेप्ट है ना, आज भी चल रहा है। मतलब सोचो, ये जो आयोग ने 1917 में जो रिकमेंडेशन दिया है, उसको हम आज भी फॉलो करते हैं। महिला शिक्षा की सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड गठित होनी चाहिए। विश्वविद्यालय को यह भी कहा गया कि व्यवहारिक विज्ञान व प्रौद्योगिकी के में पाठ्यक्रमों का प्रबंधन करे तथा विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक कॉलेज भी खोलने चाहिए। प्राचीन संबंध विश्वविद्यालयों की जगह पूर्ण स्वायत्त आवासीय एवं एकात्म स्वरूप के विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। सैडलर आयोग रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ये काम का है आपके लिए
कि इस आयोग के बाद मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, हैदराबाद, यहां यहां यूनिवर्सिटीज क्या किए गए, स्थापित किए गए। बाकी ये कोई इतना खास नहीं है। हार्टोग कमेटी को देख लेते हैं। भारतीय परिनियत आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की अनुशंसा पर 1929 में शिक्षा के विकास पर सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। अब इसकी क्या सिफारिशें हैं इसको देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, लेकिन इसकी अनिवार्यता व शीघ्र प्रसार को अनुचित ठहराया कि इसको जल्दी जल्दी ओपन करो, इस पर अनुचित ठहराया। सुधार और एकीकरण की नीति की सिफारिश की। विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारने के प्रयत्न किए जाए, जो भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। और इन्होंने एक बात कही, उन्हीं को उच्च शिक्षा दी जाए जो योग्य हो, अर्थात आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को महाविद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने से रोक दिया गया। अब ये थोड़ा सा गलत फैसला था, बट अभी आपको याद रखना है, क्या सही क्या गलत नहीं सोचना है, इसको याद रखिए बस, कि इस कमेटी ने एक ऐसी रिकमेंडेशन दिया कि उच्च शिक्षा केवल उसी को दिए जाए जो इसके लिए योग्य है। अब योग्य उस टाइम ऐसा माना जाता था कि जो शहरी क्षेत्र है वो ज्यादा योग्य है, ग्रामीण क्षेत्र है वो कम योग्य, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो कम योग्यता वाले हैं। तो ऐसा मानते हुए जो भी ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थी है उसको महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से रोक देना चाहिए, ऐसा उसने रिकमेंडेशन दिया। ठीक है, ग्रामीण प्रवृत्ति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा दी जाए, इसके बाद उन्हें औद्योगिक या एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। जो भी ग्रामीण प्रवृत्ति के स्टूडेंट हैं उनको मिडिल तक पढ़ाओ, उसके बाद उनको इंडस्ट्री में काम कराने के लिए इंडस्ट्री में जिस तरह के मशीन्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग जाए, या जो भी व्यावसायिक शिक्षा है वो दिया जाए, ना कि उन्हें उच्च महाविद्यालय के लेवल का शिक्षा दिया जाए, ऐसा उसने रिकमेंड किया। वर्धा शिक्षा, गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर अनेक लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। तो याद रखना, ये वर्धा योजना गांधी जी ने दिया, लेकिन इस योजना का ब्यौरा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया था, प्रस्तुत किया। और ये वर्धा योजना एजुकेशन से रिलेटेड है, पहले तो ये याद रखना है आपको, एजुकेशन से रिलेटेड है। 1937 में इसे दिया गया था वर्धा में। ठीक है, आगे देखें इसमें क्या क्या सिफारिशें हैं। हालांकि ये जो योजना है ना, इसको लागू नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय भारत आजाद भी नहीं था, तो गांधी जी की कौन ही सुनेगा। और जो उस समय गवर्नमेंट थी, शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद जो मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा दे देते हैं, तो इस वो योजना पे कुछ काम नहीं हो पाया था। देखिए सिफारिशें देख लो। प्रथम 7 वर्ष तक बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। तो ये प्रश्न आता है, आज हम पढ़ते हैं जो अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आज हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया, तो ये वर्धा योजना से लिया गया, इसको याद रखना है आपको। मतलब गांधी जी ने सबसे पहले ही बोल दिया है कि 7 वर्ष तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में पहले तो शिक्षा दिया जाए, और ये शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए और अनिवार्य होना चाहिए, लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन है, ये कंपलसरी है। मूल शिक्षा की योजना का कार्यान्वयन उपयुक्त तकनीक द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए छात्रों को कुछ चुनिंदा दस्तकारी तकनीकों के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। अब वही देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, उसके बाद इसे लागू नहीं किया जा सका। फिर इस कार्य को 1947 में आजादी के बाद राष्ट्रीय सरकार ने अपने हाथ में लिया। आगे देखते हैं, एक दो और बचे हैं, बाकी फिर आपका ये टॉपिक ओवर हो जाएगा, देख लो लास्ट तक। सार्जेंट योजना 1944 में आया। 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना पेश की, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार थी। देश में प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाए। ठीक है, अब देखो जितने में कमेटी बनी है या कमीशंस बने हैं या कोई भी प्लान आ रहा है, उसमें आप देखोगे तो प्राथमिक शिक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 11 से 17 वर्ष तक उम्र के लिए 6 वर्ष की अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था हो।
समिति ने उच्चतर विद्यालयों की स्थापना की भी बात कही थी, जो दो प्रकार से प्रस्तावित थे। एक विद्या विषयक तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा। विद्या मतलब आपको यहाँ ज्ञान मिलेगा, तकनीक एवं व्यावसायिक में यहाँ पर क्या होगा, आप स्किल सीखोगे, टेक्नोलॉजी सीखोगे। ठीक है, सो फाइनली हमारा जो एजुकेशन वाला जितने कमीशंस थे वो कंप्लीट हुआ। अब भी जो भी डाउट है वो कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।